हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनिक क्लासेस चूरू के अंदर। जी हाँ, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनिक क्लासेस चूरू के अंदर। तो हम आज आपके लिए लेके आ चुके हैं पीटीटी के लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। जी हाँ, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। साथ ही कोई भी भाई पीटीटी का जो है ना तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराने वाले हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आपका टाइम बर्बाद किए बिना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण है ना वो कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा चरण कौन सा है। जी हाँ, आप बताएं सबसे बड़ा चरण कौन सा है। तो आपको राजस्थान के जो एकीकरण के बारे में सामान्य जानकारी मैं दे देता हूँ। राजस्थान का जो एकीकरण है वो है ना वो 1948 से 1956 के बीच शुरू हुआ था। जी हाँ, 1948 में शुरू हुआ था, 1956 में खत्म हुआ था। राजस्थान का जो हमारा राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 30 मार्च को राजस्थान जो है ना वो दिवस जो है ना वो मनाया जाता है। हमारे राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। जी हाँ, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन हमारे राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण होने में लगे थे। कुल दिन आपको दिन है ना वो 3144 दिन लगे थे। जी हाँ, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन 3144 जो दिन लगे थे। और जो सबसे बड़ा जो चरण है ना आपका सबसे बड़ा चरण वह तीसरा है, चतुर्थ। जी हाँ, सबसे बड़ा चतुर्थ चरण है जिसे हम रैयत राजस्थान भी कहते हैं, रैयत राजस्थान भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको है ना जोधपुर मिला था, जयपुर मिला था और बीकानेर। जे भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। साथ में कोई भी भाई जो नया जुड़ा है इस चैनल पर वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, चैनल को जल्दी से जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं, साथ में आपको सिलेबस भी कराएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा है वो जिला है। तो सबसे पहले बता दूं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो होते हैं, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी कौन सी है, विषुवत रेखा हो गई ना, ये ऊपर वाली कर्क रेखा हो गई, ये नीचे वाली कौन सी हो गई आपकी मकर रेखा। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, जी हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र है ना ये सभी ये पूरा है ना ये पूरा आपका उष्णकटिबंधीय होता है। जी हाँ, तो आपको पता ही होगा हमारे जो उष्णकटिबंधीय है ना तो डूंगरपुर के एकदम बीच से हमारी जो कर्क रेखा है वो जाती है। तो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया वो आपका बांसवाड़ा के अंदर से जाती है। तो हमारा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो बांसवाड़ा हो गया। जी हाँ, बांसवाड़ा हो गया। चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला है वो है ये किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड था जो हमारे एक अभिलेख लेके जा रहा था। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो है ना इंग्लैंड ले जाते समय उसको फेंकना पड़ा। ऐसा क्यों फेंकना पड़ा, तो उसकी जो जहाज है ना उसमें ले जा रहा था वो जो पानी के अंदर, तो वो क्या है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके वजह उसके जो वजन था ना वो नीचे डालना पड़ा ना, तो उसकी वजह से उसने अपना अभिलेख भी फेंक दिया। तो जो इसके ऑप्शन है मंडोर का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, अपराजित का शिलालेख और कर्ण सुहा का लेख। तो इसमें जो फेंका था ना वो मानमोरी का अभिलेख था। जी हाँ, मानमोरी का जो लेख या अभिलेख एक ही बात है। मानमोरी का जो लेख है ना वो चित्तौड़ के इतिहास के बारे में ज्ञान कराता था। जी हाँ, चित्तौड़ का बहुत सा इतिहास इस अभिलेख के साथ ही पानी में बह गया। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने इसे फेंक दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। डूंगरपुर में प्रजामंडल की अध्यक्षता डूंगरपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की। तो आपको बता दूं डूंगरपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है ना वो किसने की। जो डूंगरपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता है ना वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। जो स्थापना की थी वो 26 जनवरी 1944 को की थी। जी हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1944 को हुई। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। जी हाँ, राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। जी हाँ, आपको प्रथम महिला बताना है। तो प्रथम महिला कौन थी राजस्थान की बतानी है आपको। प्रथम महिला राजस्थान की थी वो गायत्री देवी। जी हाँ, प्रथम महिला जो थी वो गायत्री देवी थी। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन आपको पता है क्या। वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना वो है
आपका ओम बिड़ला। जी हाँ, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है। जी हाँ, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, वो ओम बिड़ला है। और सर्वप्रथम जो लोकसभा का अध्यक्ष था ना, वो गणेश वासुदेव मावलकर था। जी हाँ, सर्वप्रथम जो लोकसभा का अध्यक्ष था ना, वो गणेश वासुदेव मावलकर था। वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है ना, वो 545 है। जी हाँ, वर्तमान में 545, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, सॉरी हाँ 20 केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 जो आंग्ल भारतीय और खेल क्षेत्रों से लिए हैं। जी हाँ, और जो टोटल अधिकतम होती है वो 552 होती है। जी हाँ, अधिकतम लोकसभा के सदस्य कितनी होती है, 552 होती है। तो चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुभारंभ कब हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो इसकी शुरुआत तो 2 फरवरी 2006। जी हाँ, 2 फरवरी 2000। ये क्या होती है, ये होती है जो है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार होते हैं। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार बहुत होते हैं, उनको क्या होता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जी हाँ, 100 दिन में आपको सरकार काम देती है, उसके बदले उनको रुपये देती है, वो होती है रोजगार गारंटी योजना पहले। तो चलते हैं आगे की तरफ। काली मिट्टी मुख्य रूप से किस भौतिक विभाग की विशेषता है। जी हाँ, काली मिट्टी। तो सबसे पहले बता दूं, काली मिट्टी को हम रेगन मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये काली मिट्टी बनती किससे, ये बता दूं। काली मिट्टी है ना, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। बेसाल्ट चट्टानें कौन सी होती है, बेसाल्ट चट्टानें वो जो ज्वालामुखी होते थे ना पहले, ज्वालामुखी होते थे ना पहले, उस उनसे है ना जो लावा निकलता था ना, उससे बनती थी काली मिट्टी। क्या बनती थी, उससे काली मिट्टी बनती थी। तो मैं आपको बता दूं, ये काली मिट्टी है ना, ये अभी कहाँ पे, अभी जो है ना काली मिट्टी और दक्षिण के पूरी पठार। ऑप्शन नंबर ए पे है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। तो चलते हैं आगे की तरफ। कौन सा जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थान में मानसून का जुआ, मानसून का जुआ राजस्थान में। इसके ऑप्शन है उद्योगों को, व्यापार को, कृषि को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाना वो कृषि को है। तो कृषि को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हम बता दूं, हमारे राजस्थान के जो है ना, यहाँ पर सिंचाई के जो तंत्र है वो इतने विकसित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, खेत की बुआई करते हैं ना, तो हम है ना जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वर्षा आ गई तो हमारी फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं आई तो हमारी फसल क्या है, वो बेकार हो जाएगी। तो कृषि को ही मानसून का जुआ कहते हैं। तो कृषि को मानसून का जुआ वो कहते हैं। अगर ये क्या, किसान एक जुआ ही तो खेलता है, अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो अभ्यारण्य है ना, वो कुछ इस प्रकार के सज्जनगढ़ वन्यजीव, सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो इसमें साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा है वो जाना जाता है, तो आप बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जो इसका जो सही जवाब है ना, इसका जो सही जवाब वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होगा। जी हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपको मैं बता दूं, वो है आपका भरतपुर में। जी हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में है। और इसको 1 अक्टूबर 1981 को रामसर पॉइंट घोषित कर दिया था। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय पक्षी जो सफेद सारस है ना, वो यहाँ पर सर्दियों के टाइम आते हैं। जी हाँ, सर्दियों के टाइम वो क्या आते हैं, सफेद सारस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, भरतपुर के लिए है। और ये प्रतापगढ़ वाला सरीस का है ना, सॉरी ये प्रतापगढ़, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में सरीस का, इसको भी याद रख लेना आप, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते आगे की तरफ। 56 का मैदान संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 56 का मैदान है ना, 56 का मैदान ये माई नदी द्वारा बनाया गया। जी हाँ, 56 का मैदान किसके द्वारा बनाया गया, आपको पता होगा, माई नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। ये जो है ना, वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। जी हाँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच स्थित है। तो आपको सबसे पहले इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो मध्य माही बेसिन हो जाएगा। जी हाँ, माही बेसिन हो जाएगा 56 का मैदान। ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। सब सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद उसके बाद प्रतापगढ़, इनके बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। जयपुर मेट्रो ट्रेन कितनी गज है। जी हाँ, जयपुर मेट्रो ट्रेन है वो कितनी गज है। तो
तो आप बताइए जल्दी से, जो जयपुर मेट्रो ट्रेन है ना वो आपकी है 1435। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1435 मिमी। जी हाँ, 1435 मिमी है वो जयपुर ट्रेन है। कि जो ट्रैक है ना, ट्रैक होता है जो हम बोल सकते हैं पटड़ी, पटड़ी है ना वो 1435 मिमी की चौड़ाई है उनकी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1974, 75, 95, 1977, 78, 1964, 65। तो आप बताइए इसका जवाब। तो इसका जो जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, 1977, 1978। जी हाँ, 1977, 1978। यह मरु विकास कार्यक्रम होता क्या है? ये होता है जो मरुद्र क्षेत्र रहते हैं ना, जैसे मरुस्थल वाले, जैसे आगे आपको जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो 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 है ना मरुस्थल के कारण जो असुविधाएं होते हैं उनसे निपटने, जैसे पानी की अन्य बहुत सी सुविधाएं करने के लिए मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर बी 1977, 78 इसका जो सही जवाब है हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा जलदुर्ग है? तो आपको जलदुर्ग बताना है। जी हाँ, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जलदुर्ग है। तो आपको जो ऑप्शन है वो अचलगढ़, मेहरानगढ़, गागनौर, गागरोन और चित्तौड़गढ़। जो इसका जो सही जवाब हो जाए ना वो गागरोन है। जी हाँ, गागनौर कहाँ पे? झालावाड़ में है। जी हाँ, ये किस नदियों के संगम पर बना है? ये आपको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है पीटीटी वालों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है। जी हाँ, और ये है ना, ये है अचलगढ़ की दो दुर्ग है। अचलगढ़ की जो पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, चलते हैं आगे की तरफ। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? आप जल्दी से जल्दी बताएं, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, सिवाना किले का जो निर्माण करवाया था ना, जो सिवाना किले का जो निर्माण कराया था ना वो राजा भोज के पुत्र थे, वीर नारायण। जी हाँ, राजा भोज थे ना, उनके पुत्र थे वीर नारायण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये देखो, वीर नारायण। ऑप्शन नंबर 2 वीर नारायण थे, उन्होंने करवाया था। तो ये जिला बाड़मेर जिले के हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ, बाड़मेर में स्थित है और बाड़मेर के हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो जालोर दुर्ग है ना ऊपर आया था, जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग उसकी कुंजी मानी जाती है। जी हाँ, मतलब इसको जीत लिया तो मान लो ऐसा हो जाता था कि आपने जालोर को जीत लिया। तो चलते हैं आगे की तरफ। निम्न में कौन सी मर्त नदी के रूप में जानी जाती है? जी हाँ, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। मर्त नदी के रूप में बनास, घग्गर है ये 2 नंबर, लूनी और माही। तो इसका जो सही जवाब है ना वो घग्गर नदी है। जी हाँ, मर्त नदी के रूप में आपको कौन सी जानी है? वो आपको घग्गर नदी जानी चाहिए। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बता दूं, घग्गर नदी है ना वो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये शिवालिक की जो है ना वो पहाड़ियों से निकलती है। तो ये है ना शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और जो है ना गंगानगर में भटनेर दुर्ग है ना वहां तक आती है, आगे की तरफ आती नहीं। कभी आती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है शिवालिक पहाड़ियों पर तो आती है, वरना आगे की तरफ जाती नहीं है। तो इसलिए इसको है ना मर्त नदी बोलते हैं। पाकिस्तान में भी जाती है ऐसे, पाकिस्तान में भी पोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक जाती है, वहां पर इसे हकरा नदी भी कहते हैं। हकरा नदी मतलब ये कभी तो आती है और कभी नहीं आती, इसलिए इसको मर्द नदी बोलते हैं। और हकरा नदी पाकिस्तान में इसीलिए बोलते हैं, कभी साल में एक बार चली जाती है, नहीं भी जाती, इसलिए बोलते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद नगर के रूप में जाना जाता है? आप जल्दी से बताइए, राजस्थान का कौन सा शहर है सफेद नगर के रूप में जाना जाता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जी हाँ, ये तो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। राजस्थान में इसका ऑप्शन है व्यावर, मकराना, राजसमंद और उदयपुर। तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर। उदयपुर को साथ साथ में और भी कई नामों से जाना जाता है। जी हाँ, और भी बहुत से नामों। उदयपुर को एक तो झीलों की नगरी कहते हैं। जी हाँ, इसके अंदर बहुत सारी झीलें हैं, फतेह सागर हो गई, पिछोला हो गई, और भी बहुत सागर झीलें हैं। मैं भी बहुत गया हूँ, बहुत बढ़िया प्लेस है ये राजस्थान का, देखने लायक सबसे नंबर 1। यहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, सिटी ऑफ फाउंटेन भी कहते हैं, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहते हैं। जी हाँ, तो आज के लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप जो भी भाई चैनल पर नए आए वो चैनल को क्या कर लें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो हम आपको पीटीटी और बीएसटी से सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।